कर सकता है, कौन से टिश्यूज में पेनिट्रेट नहीं कर सकता। इसमें मैं आपको एग्जांपल दे रहा था मेनिंजाइटिस की, जो कि इसमें वो एंटीबायोटिक सेलेक्ट करनी होती हैं जो कि ब्लड बैरियर को क्रॉस कर सकें और पेनिट्रेट कर सकें टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो यू शुड know the proper properties of the antibiotic before its selection. फिर उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स के कितने दिनों तक वो एंटीबायोटिक्स देना है। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि हर डोज जो है वो ब्लड की कंसंट्रेशन डेवलप करती है इन द ब्लड स्ट्रीम। तो जब तक एंटीबायोटिक के सर्टेन कंसंट्रेशन अचीव नहीं होगी ब्लड स्ट्रीम में, तब तक वो बैक्टीरिया को किल करने की प्रॉपर्टी हासिल नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो है वो आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। ब्लड के अंदर एक स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन डेवलप हो जाए एंटीबायोटिक की और वो अपनी प्रॉपर्टी अचीव कर ले फॉर टू किल द एंटीबायोटिक्स। फिर एंटीबायोटिक्स की दो अदर प्रॉपर्टीज होती हैं, आइदर दे आर बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोसाइडल मतलब ये है, साइडल मतलब किल, कि वो बैक्टीरिया की रिप्लिकेशन को भी रोकती है एंटीबायोटिक और उसके साथ साथ उसको किल भी करती है। और बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एंटीबायोटिक की मल्टीप्लिकेशन को रोकते हैं, लेकिन ऑलरेडी जो प्रोड्यूस हो गए एंटीबायोटिक उनको किल नहीं करते। ठीक है, now coming to the slide, that is pneumonia. This is an infectious inflammation of the lungs phlegma. अब pneumonia में डिफरेंट काइंड्स की pneumonia है, टाइप्स के pneumonia, ये बहुत जरूरी है। either it can be community acquired pneumonia, it can be hospital acquired pneumonia, pneumonia due to the penicillin resistant streptococcus pneumonia, macrolide resistant streptococcus pneumonia, aspiration pneumonia and ventilator associated pneumonia. अभी हम आगे ये क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि कौन सा निमोनिया क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। क्योंकि ये जो है डिटरमिन जरूरी है किस टाइप का निमोनिया है, क्योंकि उसी की बेस पे जो है वो ट्रीटमेंट सेलेक्ट करते हैं पेशेंट के लिए। नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ द लंग्स डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। आपको पता है अल्लाह ताला ने हर सिस्टम में एक नेचुरल मैकेनिज्म रखा है टू फाइट अगेंस्ट दी इन्फेक्शन या फिर हार्मफुल एलिमेंट जो के अटैक करते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है कि वो हाई से एयर को इनहेल करता है, उसमें से ऑक्सीजन को निकालता है, ब्लड में ऐड करता है और फिर ब्लड में से अनवांटेड गैसेस को निकालता है और उसको एक्सपेल आउट करता है टू दी एयर। ठीक है, तो जब एयर इनहेल हो रही है तो एयर में बहुत सारे एयरबॉर्न पैथोजेंस होते हैं, बहुत सारे पोल्यूटेंट्स होते हैं, टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं, तो उनको बॉडी के अंदर एक तो एंटर होने से रोकना है, ये काम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिफेंस का। दूसरा, अगर वो एंटर हो गए हैं तो उनको किस तरह से ठिकाने लगाना है, किल करना है, ये दूसरा पार्ट होता है डिफेंस का। उसके डिफरेंट मैकेनिज्म है रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के, उसमें म्यूकस प्रोडक्शन है, उसमें जो है वो सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स हैं, हेयर हैं नेजल पैसेज में जो कि डिफरेंट तरीके से रोकते हैं इंक्लूजन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनटू द लंग्स। ठीक है, तो इसके अलावा आपको पता है कि जी बॉडी का अपना एक नॉर्मल फ्लोरा भी होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का अपना एक नॉर्मल फ्लोरा होता है। नॉर्मल फ्लोरा मतलब होता है कि जो फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं वो प्रेजेंट होते हैं ऑन दी म्यूकस मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट सर्टेन प्रोसेसेस इन द बॉडी। तो इसी तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी नॉर्मल फ्लोरा होता है जो कि क्या कहते हैं हार्मफुल नहीं होता फॉर दी बॉडी।
So in normal lungs are repeatedly inoculated with microorganisms from upper airway and inhaled aerosols. तो ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि जब आप एयर को इनहेल करते हैं तो उसके साथ साथ बहुत सारे अनवांटेड पार्टिकल्स या माइक्रोऑर्गेनिजम्स भी इनहेल होते हैं इनटू दी lungs. Defects in one or more of the organism expose lungs to the increased inoculum of the microorganisms for sufficient period, resulting in pneumonia. ठीक है, तो कॉन्स्टेंटली एक्सपोजर तो होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट जो है वो लंग्स का डिफेंस फाइट करता है, लेकिन किसी वजूहत की वजह से वो लंग्स का अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम का अपना डिफेंस मैकेनिज्म अगर वीक हो जाए तो फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करते हैं और इन्फेक्शन करते हैं। जो रेस्पिरेटरी डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं उनमें एक तो एनाटॉमिक बैरियर्स होते हैं, जैसे हेयर लाइनिंग है, सिलेटेड एपिथेलियल सेल्स हैं और म्यूकस है, सलाइवरी एंजाइम्स हैं। तो ये बैरियर्स हैं जो कि इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है वो इनहेल होने से करते हैं। फिर ओरोफेरेंजियल फ्लोरा में फ्लोरा जो है नॉर्मल फ्लोरा जो कि नॉर्मल या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि आपके जीआई ट्रैक्ट में भी होते हैं और नेजल पैसेज में भी होते हैं। फिर ऑल्ट्रेशन इन दी नॉर्मल फ्लोरा बाय डिजीज और एंटीबायोटिक्स। ठीक है, आपको पता है जब आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो एंटीबायोटिक्स जो है वो हार्मफुल बैक्टीरिया के साथ साथ हेल्दी बैक्टीरिया को भी या फ्रेंडली बैक्टीरिया को भी किल कर देते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से भी नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब होने की वजह से भी इन्फेक्शन डेवलप हो सकती है। न्यूरोलॉजिकल डिजीज जो है वो आगे आप मजीद डिटेल में पढ़ेंगे इन दी एस्पिरेशन निमोनिया कि किस तरह से जो न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स हैं या पेशेंट का ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस है या स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है उसकी वजह से निमोनिया हो सकता है। इसकी हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है और जीआई ट्रैक वो दोनों राइज करते हैं फ्रॉम दी ओरल कैविटी। ठीक है, तो ओरल कैविटी में एक गैग रिफ्लेक्स होता है जिसके थ्रू प्रिवेंट करता है गैग रिफ्लेक्स के जो फूड पार्टिकल्स जो है वो एंटर नाउ इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक। ठीक है, तो अगर किसी को गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट हो जाए या इवन कफ का मैकेनिज्म, जो कफ है, कफ का जो मेन रोल है खांसी का वो ये है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बाय डिफेक्ट कोई अगर पार्टिकल या कोई अनवांटेड पार्टिकल चला गया खांसी के जरिए उसको एक्सपेल आउट किया जाए फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो किसी वजह से अगर पेशेंट में कफ का मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो गया है या उसमें गैग रिफ्लेक्स की एब्सेंस हो गई है तो उसकी वजह से जो है वो सर्टेन पार्टिकल्स में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चले जाते हैं, ब्रोंकाई या ट्रैकिया, जिसकी वजह से पेशेंट में एस्पिरेशन डेवलप हो सकती है निमोनिया की। म्यूकस प्रोडक्शन का रोल भी आपको काफी डिटेल मैंने समझाया था सीओपीडी में, वो भी किस तरह से प्रिवेंट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंटरिंग इनटू द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और फिर सेल्यूलर एंड ह्यूमरल इम्यून रिस्पांस, एक दफा जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन या लंग्स या एल्वेलाई तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुंच गया है तो म्यूकस मेम्ब्रेन में कौन कौन से सेल्स इन्वॉल्व हैं या ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो कि उन पैथोजेंस को फाइट बैक करते हैं और उनको किल करते हैं, जैसे पल्मोनरी मैक्रोफेजेस हैं और इस तरह के दूसरे ब्लड सेल्स। रिस्क फैक्टर्स, कौन से रिस्क फैक्टर्स पे पेशेंट जो है वो ज्यादा प्रोन होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ निमोनिया, उसमें मैंने पहले आपको बता दिया था कि किसी वजह से सप्रेशन ऑफ द नॉर्मल ओरोफेरेंजियल फ्लोरा। ठीक है, ओरोफेरेंस जो है वो ओरल कैविटी और फेरेंस के बीच का रीजन है जहां नॉर्मल फ्लोरा होता है, नॉर्मल फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, इवन ओरल फ्लोरा होता है। आपकी ओरल कैविटी में भी फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं जो कि हेल्प आउट करते हैं सर्टेन प्रोसेसेस में। और किसी वजह से डिस्टर्बेंस हो जाए इस नॉर्मल फ्लोरा की तो उसकी वजह से पेशेंट में
एंटीबायोटिक इन्फेक्शन डेवलप हो सकती है, सर्टनली निमोनिया। फिर एज में मैंने आपको बताया था एल्डरली पेशेंट्स और बच्चे जो हैं दे आर मोर प्रोन टू डेवलपिंग निमोनिया, स्पेसिफिकली निमोनिया। जो ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं उसमें गैग रिफ्लेक्स और कफ और उनका जो मेंटल स्टेटस है वो थोड़ा सा इतना अलर्ट नहीं होता एज कम्पेयर टू यंग पॉपुलेशन, तो इसकी वजह से उनमें निमोनिया के डेवलप होने के चांसेस होते हैं। The elderly patients have decreased mucociliary transport, decreased cell-mediated immunity, altered immunoglobulin production and antibody response, and increased underlying disease. ठीक है, तो जो ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं उनकी सारी जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस है वो स्लो डाउन होना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से दे गेट मोर प्रोन टू डेवलपमेंट ऑफ इन्फेक्शन। फिर अंडरलाइंग डिजीज के ऐसे पेशेंट जिनमें कॉम्बिनेंट डिजीज है जिसकी वजह से इम्यूनिटी वीक होती है, उन पेशेंट्स में भी निमोनिया डेवलप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसके क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस में क्या है कि पेशेंट्स विद निमोनिया हैव फीवर। मैंने आपको बताया था कि इन्फेक्शन में फीवर का होना लाजमी है। मोस्टली फीवर होता है, टेकिनिया जिसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, टैकीकार्डिया, ठीक है, टैकीकार्डिया मींस इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज पल्स रेट। उस पेशेंट की जो वाइटल्स जब आप चेक करते हैं उनमें एक तो ये कि उसमें टेम्परेचर आ रहा होता है, दूसरा उनका पल्स रेट हाई होता है, उनका हार्ट रेट हाई होता है, उनका रेस्पिरेटरी रेट हाई होता है, ठीक है। तो उनमें कफ होता है, दैट कुड बी आइदर विद और विदाउट स्पूटम। तो कफ दो टाइप का होता है, आइदर इट इज प्रोडक्टिव कफ और इट इज नॉन प्रोडक्टिव कफ। प्रोडक्टिव कफ होता है जिसमें म्यूकस आ रहा होता है, पेशेंट जब खांसता है तो उसके साथ उनको बलगम खांसी में आती है। और नॉन प्रोडक्टिव है वो खुश्क खांसी है जिसमें जो है वो यूजुअली बलगम नहीं होती। इसके अलावा पेशेंट में चेस्ट रेडियोग्राफ फिजिकल एग्जामिनेशन में तो जो है वो डिफरेंशिएट बिटवीन द इन्फेक्शन एंड निमोनिया के पेशेंट में जो है वो इन्फेक्शन जो है वो आइदर इट इज रिलेटेड टू द लंग्स इन्फेक्शन, साइट ऑफ इन्फेक्शन लंग्स के हैं या फिर कहीं और है, ठीक है। तो चेस्ट रेडियोग्राफ जो है वो डिफरेंशिएट करता है कि साइट ऑफ इन्फेक्शन कहाँ पे है। फिर एक और उन्होंने क्लासिफिकेशन दी है निमोनिया को, दैट टिपिकल निमोनिया एंड एटिपिकल निमोनिया। टिपिकल निमोनिया के जो पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया, वो डिफरेंट है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, एच इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस है। इसी तरह से एटिपिकल निमोनिया के बैक्टीरिया डिफरेंट है, जैसे माइकोप्लाज्मा, लेजियोनेला है, क्लैमिडिया है। फिर इसके अलावा तो आपको मतलब थोड़ा सा ये अगर पता हो कि ये टिपिकल निमोनिया, ये एटिपिकल निमोनिया है, तो उसकी बेस पे आप डिटरमिन कर सकते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो सकता है, फिर उसके आप इजीली और क्विकली जो है वो एंटीबायोटिक की सिलेक्शन कर सकते हैं। तो लेकिन जो अमेरिकन इन्फेक्शन डिजीज सोसाइटी ऑफ अमेरिका है या अमेरिकन थोरेसिक सोसाइटी की गाइडलाइंस हैं, उन्होंने जो है इतना इस क्लासिफिकेशन को रिकमेंड नहीं किया। दे थिंक दैट दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम इज फ्लॉड, ठीक है। तो ये इतना ऑथेंटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम नहीं है दोनों निमोनिया के लिए। अच्छा, फिर डिफिकल्टी विद अ पैथोस्पेसिफिक diagnosis results in empiric use of antibacterial agents, which both typical and atypical। अच्छा, एम्पेरिक थेरेपी के बारे में आप लोग रिपीटेडली सुनेंगे, खासतौर पे एम्पेरिक ट्रीटमेंट, एम्पेरिक सिलेक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक्स। एम्पेरिकल ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि आइडियली तो ये है कि जब आपके पास कोई इन्फेक्शन का पेशेंट आ रहा है तो आप उसमें लेबोरेटरी फाइंडिंग्स के थ्रू डिटरमिन कर लें कि इस पेशेंट में कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व है। मतलब इट इज आइडियल कि किसी को इन्फेक्शन हुई है वो उसमें उसका ब्लड कल्चर करवाया जाए या स्पूटम कल्चर करवाया जाए और उसमें बैक्टीरिया का डायरेक्टली नाम आ जाए कि जी ये बैक्टीरिया पॉजिटिव एजेंट है, तो आप बड़ी इजीली एंटीबायोटिक सेलेक्ट करें और पेशेंट जो है फौरन ठीक हो जाए। लेकिन आइडियली इस तरह पॉसिबल नहीं होता। कुछ केसेस में होता है कि हमें जो है क्योंकि कल्चर टेस्ट का रिजल्ट आने में बहुत टाइम लग जाता है, तो हम तब तक डॉक्टर्स जो है वो वेट नहीं कर सकते कि जी पेशेंट का पहले रिजल्ट आ जाए उसके बाद हम एंटीबायोटिक्स करेंगे, क्योंकि पेशेंट का समटाइम्स ये अगर पेशेंट में सेप्सिस हो गया तो पेशेंट के पास टाइम बहुत कम है, पेशेंट बहुत क्रिटिकल कंडीशन में, उसको हमें एंटीबायोटिक स्टार्ट करवाना जरूरी है। तो उस केस में हम एम्पेरिकल ट्रीटमेंट ऑफ एंटीबायोटिक की तरफ जाते हैं।
एम्पेरिकल का मतलब ये होता है कि हम अपनी एक्सपीरियंस की बेस पे तुक्का लगाते हैं या गैस करते हैं इस पेशेंट में ये बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो सकता है, और उसके अगेंस्ट हम जो सूटेबल एंटीबायोटिक थेरेपी है वो स्टार्ट करवा देते हैं, या फिर हम ऐसा एंटीबायोटिक स्टार्ट करवा देते हैं जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हो, जो कि मोस्ट ऑफ दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव हो, ठीक है। जैसे स्पेलोस्पोरिन्स में सर्टेन एंटीबायोटिक्स दे आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम, जो कि ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट भी इफेक्टिव हैं, ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट भी इफेक्टिव हैं। तो आगे आप लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब जब आप जाएंगे इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलाइजेशन में जब जाते हैं, तो आप देखेंगे कि मोस्टली जो ट्रीटमेंट है दैट इज एम्पेरिकल ट्रीटमेंट। मतलब वो साथ साथ क्या करते हैं कि वो पेशेंट का ब्लड कल्चर भी दे देते हैं टेस्ट के लिए कि उसमें हमें बैक्टीरिया का पता चल जाए, और उसके साथ साथ वो उसी के साथ वो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट भी पेशेंट में स्टार्ट करवा देते हैं। इवन आपकी जो जनरल इन्फेक्शंस होती हैं, जैसे कोल्ड है, गला खराब होता है, तो उसमें डॉक्टर्स मोस्टली ये नहीं करते कि वो आपको पहले कहते हैं कि जी आप लेबोरेटरी टेस्ट करवा कर आएं, अपना बैक्टीरिया डिटर्मिन करवाएं, तो उसके बाद हम आपको एंटीबायोटिक देंगे। वो आपको जनरलाइज या ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे देते हैं, ताकि जो है वो जितने भी, क्योंकि वो एंटीबायोटिक मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया को किल करने की सलाहियत रखता है। तो जनरल प्रैक्टिस में जो है वो मोस्टली जो है एम्पेरिकल ट्रीटमेंट ऑफ एंटीबायोटिक्स को की स्ट्रेटेजी को यूज किया जाता है। फिर इसमें साइन सिम्टम्स ढूंढनी है कि क्या है इसमें फीवर, फीवर जो है आइदर लो ग्रेड, हाई ग्रेड, फीवर, टिकिपनिया दैट इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, टेकिकार्डिया दैट इज हार्ट रेट आपका बढ़ जाता है, प्रोडक्टिव कफ होता है दैट इज के कफ में स्पूटम होता है, या मतलब खांसी से पेशेंट को बलगम आती है, ठीक है। तो ये स्पूटम है दैट इज आल्सो अनदर सोर्स जिसके थ्रू आप बैक्टीरिया को डिटरमिन कर सकते हैं। यूजुअली स्पूटम जब आप सैंपलिंग के लिए जाते हैं कल्चर टेस्ट की, तो आइदर उसमें वो आपका ब्लड लेते हैं या वो आपका स्पूटम का सैंपल लेते हैं, ठीक है। फिर प्लूराइटिक चेस्ट पेन के नाइफ लाइक या जैसे सुइयां चुभती हैं उस तरह की पिन लाइक पेन जो है वो लंग्स या चेस्ट रीजन में होती है पेशेंट को, स्पेशली जब वो सांस लेता है। फिर डोमेटिक रिगर्स के जो है वो इवन इसके अलावा जब पेशेंट में आप स्टेथोस्कोप को अप्लाई करते हैं और पेशेंट से कहते हैं कि वो ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करे, तो आपको सर्टेन किस्म की साउंड्स सुनाई देती हैं स्टेथोस्कोप में, जो इंडिकेट करती हैं कि लंग्स में इन्फ्लेमेशन है। फिर एटिपिकल और टिपिकल में क्या, एटिपिकल में सबएक्यूट ऑनसेट है, नॉन प्रोडक्टिव कफ है। इसके अलावा एक्स्ट्रा पल्मोनरी मैनिफेस्टेशंस भी होती हैं। दो तरह की मैनिफेस्टेशंस होती हैं, एक तो पल्मोनरी मैनिफेस्टेशंस का मतलब ये है कि साइन एंड सिम्टम्स, आइदर साइन एंड सिम्टम्स कैन बी पल्मोनरी और नॉन पल्मोनरी। फिर इसके अलावा सिग्निफिकेंट गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कंप्लेंट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटीज। इसके अलावा कहते हैं कि जी लंग्स के साइन एंड सिम्टम्स के अलावा इन पेशेंट्स में जीआई अपसेट भी होता है, उनमें नोजिया होता है, वॉमिटिंग होती है और डायरिया भी हो सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट में इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटीज या डिस्टर्बेंसेस होती हैं। फिर चेस्ट एग्जामिनेशंस में स्प्लिंटिंग एंड इंस्पिरेटरी लैग। जब आप चेस्ट एग्जामिनेशन का यूजुअली डॉक्टर्स क्या करते हैं कि वो स्टेथोस्कोप अप्लाई करते हैं पीठ पे, पेशेंट की बैक पे, और उसको कहते हैं कि वो सांस ले, और सांस में उनको सर्टेन टाइप के जो है वो साउंड्स जो है वो सुनाई देते हैं, जिससे वो इंडिकेट करता है कि पेशेंट में इन्फ्लेमेशन है। फिर हाइपोक्सीमिया, क्योंकि ये लंग्स की इंफेक्शन है, जब म्यूकोजल लाइनिंग में इंफेक्शन हो गई, इन्फ्लेमेशन हो गई, तो एल्वेलाई जो है वो कासिर हो जाता है कि वो ऑक्सीजन की जो एक्सचेंज है या गैस के एक्सचेंज को अपने फंक्शन को फुलफिल कर सके। ऑक्सीजन जब ब्लड में नहीं जाएगी तो क्या होगा, उसकी वजह से ये होगा कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होगी तो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो जब ब्लड गैसेस का टेस्ट करते हैं डॉक्टर्स, तो उसमें पेशेंट में जो ऑक्सीजन की सैचुरेशन है वो डिक्रीज होती है। इटियोलॉजी के कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं ऑफ द इन्फेक्शन, मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरियल, वायरल एंड फंगल, तीन टाइप के कॉजेटिव एजेंट्स हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है दे आर बैक्टीरियल। फिर वो कहते हैं कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज आइडेंटिफाइड इन ओनली 30 to 50% ऑफ केसेस बिकॉज़ 20 to 30% हैज रिसीव्ड प्रायर एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी। तो ये मैंने आपको अभी एम्पिरिक थेरेपी के बारे में पीछे बताया था। वो कहते हैं कि जी
निमोनिया के केसेस में सिर्फ 30 से 50% पेशेंट्स में हमें पॉजिटिव एजेंट का टेस्ट के थ्रू पता चल जाता है, ठीक है। यूजुअली क्या होता है कि अब किसी पेशेंट को अगर निमोनिया लाइक सिम्टम्स होते हैं, खुदा ना खास्ता हमारे किसी को होते हैं, तो वो पहले ये समझते हैं कि जी एक गला खराब है या खांसी है या आम इन्फेक्शन है। अव्वल तो हमारे यहाँ लोग ये करते हैं कि वो सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट करवा देते हैं, वो खुद ही से एंटी बैक्टीरियल लेना शुरू हो जाते हैं। उससे नहीं फर्क पड़ता, फिर वो मोहल्ले के डॉक्टर के पास जाते हैं, उनके क्लिनिक में जाते हैं। वो डॉक्टर्स यूजुअली क्या करते हैं, वो भी मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा देते हैं कि अच्छा जी आप इसके खिलाफ जो है वो हो सकता है आपको खाली इन्फेक्शन है, जनरल गले की इन्फेक्शन है, फेरिंजाइटिस है, लेरिंजिटिस है, तो आप जो है ये एंटीबायोटिक स्टार्ट कर लें। उसके बाद पेशेंट नहीं ठीक होता, जब वो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक कंडीशन में चला जाता है, फिर उसके बाद पेशेंट को हॉस्पिटलाइज किया जाता है या वो हॉस्पिटल में आता है। तो तब तक पेशेंट बहुत सारे एंटीबायोटिक्स यूज़ कर चुका होता है और उसमें से कुछ एंटीबायोटिक्स उसके बैक्टीरिया के खिलाफ इफेक्टिव भी होते हैं। तो जब आप बैक्टीरियल कल्चर टेस्ट करते हैं तो यूजुअल केसेस पे बैक्टीरिया शो नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि पेशेंट ऑलरेडी एंटी बैक्टीरियल्स ले रहा होता है, जिसकी वजह से उसके जो बैक्टीरिया हैं वो किल होना शुरू हो जाते हैं और वो ब्लड कल्चर या स्पूटम कल्चर में नहीं आ रहे होते। ठीक। Appropriately corrected sputum that is gram stain and culture remain the mainstay in the identification of the etiology organism, ठीक है। तो हम जो sputum culture है that is more authentic way to determine the causative agent। ठीक है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम ये है कि स्पूटम में बिकम कंटामिनेटेड विद द माउथ फ्लोरा, क्योंकि स्पूटम जो है वो पेशेंट जब एक्सपेल करता है तो वो माउथ के थ्रू या ओरल कैविटी से पास होके जो है उसकी सैंपलिंग होती है, ठीक है। तो अब जो स्पूटम है उसमें जब वो इन कांटेक्ट आता है विद द माउथ म्यूकस मेम्ब्रेन, तो उसमें जो ओरल कैविटी का फ्लोरा है या ओरल कैविटी के बैक्टीरियाज हैं वो भी इंक्लूड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो स्पूटम कल्चर है वो ऑथेंटिक नहीं रहता। If there is a prominent organism or gram stain, empiric therapy can be directed toward the most likely organism। ये थोड़ा सा मैं आपको इसका आगे भी बताऊंगा। एम्पेरिक थेरेपी का इसका पूरा प्रिंसिपल है कि एम्पेरिक थेरेपी के कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। उसमें एक पॉइंट ये भी होता है कि उस सर्टेन कम्युनिटी में सर्टेन काइंड के बैक्टीरिया जो हैं वो ज़्यादा प्रिवेल करते हैं। मतलब हर कम्युनिटी में बैक्टीरियाज भी डिफरेंट होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बेस्ड ऑन दी हाइजेनिक कंडीशन, बेस्ड ऑन दी सफाई का निज़ाम एंड एवरीथिंग, बैक्टीरिया की प्रेजेंस वेरी करती है। ज़रूरी नहीं है कि पूरे लाहौर में हर जगह बैक्टीरिया जो है वो एक ही तरह के हो और एक ही कंसंट्रेशन में मौजूद हो। कुछ एरियाज में कुछ बैक्टीरियाज की प्रेवलेंस ज़्यादा हो सकती है, कुछ एरियाज में कुछ बैक्टीरियाज की प्रेवलेंस ज़्यादा हो सकती है। तो यहीं से जो कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट आता है, अपने कम्युनिटी फार्मेसी में भी यही पढ़ा है। एक कम्युनिटी मेडिसिन का भी सब्जेक्ट होता है जो डॉक्टर्स को पढ़ाया जाता है। उसमें ये कॉन्सेप्ट होता है कि जो कम्युनिटी के डॉक्टर्स होते हैं या कम्युनिटी की फार्मेसी होती है, उनको उनकी नॉलेज बेस, उनके एक्सपीरियंस की बेस पे ये पता होता है कि इस एरिया में सबसे ज़्यादा कौन से बैक्टीरियाज की प्रिवेलेंस है, ठीक है। तो उसकी बेस पे उनके पास उस एरिया का पेशेंट आता है तो वो फौरन जज कर लेते हैं कि इस पेशेंट को ये इन्फेक्शन हो सकती है और ये पॉजिटिव एजेंट हो सकता है। तो आप भी अगर रिटेल फार्मेसी में हैं या फिर इन कांटेक्ट हैं या सर्टेन एरिया में आप प्रैक्टिस करते हैं कम्युनिटी फार्मेसी की, तो आप ये नॉलेज गेन करें कि उस एरिया में हर साल जो इन्फेक्शन आती है उसमें कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है और यूजुअली वही बैक्टीरिया रिपीटेडली उस कम्युनिटी में इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो उसकी वजह से ये होता है कि आप एंटीबायोटिक सिलेक्शन आपके लिए आसान हो जाती है। सर अगर सेम बैक्टीरिया मतलब इन्फेक्ट कर रहे हैं उनको, तो सर वो हम मतलब डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर मेडिसिन, तो सर नेक्स्ट टाइम भी वही बैक्टीरिया इन्फेक्ट करेगा, तो सर फिर वो मेडिसिन उसके अगेंस्ट इफेक्टिव होगी, रेजिस्टेंस नहीं डेवलप कर लेगा बैक्टीरिया आहिस्ता आहिस्ता। उसमें यही होता है रेजिस्टेंस यूजुअली जो है ना, हो तो वैसे यही रहा है कि हम लोग जो है वो जो है सेल्फ मेडिकेशन की वजह से बैक्टीरिया रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो कि बहुत स्ट्रांगली
जो है ससेप्टेबल हैं अगेंस्ट दी ऑर्गेनिजम्स, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप नहीं कर पा रहे, लेकिन ओवर टाइम ये हो सकता है कि वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लें। लेकिन जब तक वो ससेप्टेबल है, मतलब आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, जब तक कोई नया एंटीबायोटिक जो है वो डिस्कवर नहीं होता, तब तक आपको उन्हीं एंटीबायोटिक को पेशेंट को देना है। ठीक है ना? ठीक है ओके जी। ठीक है, फिर हाई रिस्क पेशेंट्स जैसे एल्डरली हॉस्पिटलाइज्ड हैं, क्रोनिकली इल पेशेंट्स ऑफन आर कॉलोनाइज्ड विद मल्टीपल पैथोजन। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि एक पेशेंट में एट ए टाइम बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया हैं वो मिलके इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, इम्यूनिया कॉज कर रहे हैं। ऐसे पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक होती है, तो उनमें एट ए टाइम मल्टीपल बैक्टीरिया जो है वो इन्फेक्शन कॉज कर रहे होते हैं, तो उसके लिए आपको ऐसा एंटीबायोटिक देना है या कॉम्बिनेशन थेरेपी में एंटीबायोटिक्स देने हैं, दो या दो से ज्यादा एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन देना है, ताकि उसमें सारे बैक्टीरिया को किल किया जा सके। In patient admitted to hospital, blood pressure should be evaluated in making a diagnosis. Fecal aspiration, bronchoscopy, or open lung biopsy can be used if patient is unable to give an acceptable sputum. ठीक है, तो सैंपलिंग के लिए हम लोग आइदर स्पूटम कल्चर के लेते हैं, स्पूटम सैंपल लेते हैं, आइदर ब्लड सैंपल लेते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है, उसमें सेप्सिस हो गया है, तो हम उसमें मजीद इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं बाय दी ब्रोंकोस्कोपी या लंग बायोप्सी। तो ये जो है वो डिफरेंट मेथडोलॉजीज हैं या पॉइंट्स हैं फॉर दी डिटर्मिनिंग दी पॉजिटिव एजेंट। अच्छा, अब ये जो है वो मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट टाइप के निमोनिया होते हैं, कम्युनिटी एक्वायर्ड एंड हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है? कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में बैक्टीरिया डिफरेंट होते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया में बैक्टीरिया डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये डिटरमिन कर लेंगे कि आपके पेशेंट को कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, तो आपको अगर पता है कि कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में कौन कौन से बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज करते हैं, तो आप फौरन उस पेशेंट में एम्पेरिकल थेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं एंटीबायोटिक की। इसी तरह से अगर पेशेंट में हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया है, तो आपको अगर ये नॉलेज हो कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया में कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, आप उस पेशेंट को जो है वो स्पेसिफिक एंटीबायोटिक स्टार्ट कर सकते हैं। अब कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया का मतलब ये होता है कि पेशेंट के में निमोनिया जो है वो हॉस्पिटल आने से पहले ही वो कम्युनिटी में अपने घर में रह रहा था, तो उसको निमोनिया हो गया। ठीक है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया का मतलब ये है कि पेशेंट किसी और वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और वहीं पे उसने निमोनिया की शिकायत डेवलप कर ली या इन्फेक्शन डेवलप कर ली। ठीक है, जिसको हम नोजोकोमल इन्फेक्शन भी कहते हैं, कि पेशेंट जब हॉस्पिटलाइज्ड होता है तो हॉस्पिटल में दुनिया जहाँ के रेजिस्टेंट किस्म के बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं उसकी एनवायरनमेंट में, एयर में। इसलिए कहते हैं जब हॉस्पिटल में जाएं तो बहुत कॉशियस होकर जाएं, क्योंकि हॉस्पिटल में दुनिया जहां के मोस्ट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जो हैं वो उस एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं। स्पेशली अगर हॉस्पिटल में हाइजेनिक कंडीशंस पुअर हैं और वहाँ पे सफाई का निज़ाम ठीक नहीं है या डिसइंफेक्शन नहीं होती। ठीक है, तो पेशेंट बेचारे जाते हैं किसी और डिजीज के लिए एडमिट होते हैं और वहाँ जाके वो मजीद नोजोकोमल इन्फेक्शन या हॉस्पिटल से कोई बैक्टीरिया उनकी बॉडी में एंटर होता है और वहाँ पे वो जो है वो इन्फेक्शन डेवलप लेते हैं, तो उनको कहते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। यूजुअली जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होती हैं उनमें जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, दे आर वेरी रेजिस्टेंट और वेरी फेटल और बहुत जानलेवा होते हैं। वो बहुत सीवियर इन्फेक्शन कॉज करते हैं और उनको ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज दे आर हाईली रेजिस्टेंट। ठीक है, तो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में ये सर्टेन किस्म के जो हैं वो निमोनिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसके अलावा ये निमोनिया की ये माइक्रोबायोलॉजी है कि आउट पेशेंट्स या वो पेशेंट्स आपके पास जो ओपीडी में आ रहे हैं, आउट पेशेंट्स में आ रहे हैं, आउट पेशेंट में आ रहे हैं, तो उनमें कौन कौन से बैक्टीरिया हो सकते हैं। इन पेशेंट में अगर पेशेंट नॉन आईसीयू वार्ड में एडमिट है और उसको निमोनिया हो गया, तो उसमें कौन कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये उसकी लिस्ट है। अगर पेशेंट आईसीयू में था और आईसीयू में उसने निमोनिया डेवलप कर लिया है, जिसको आप वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया भी कहते हैं, दैट मीन्स के पेशेंट वेंटिलेशन में था और वेंटिलेशन के दौरान उसने निमोनिया की शिकायत डेवलप कर ली है, तो उसमें ये लिस्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो आपको इन्फेक्शन के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, माइक्रोबायोलॉजी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है।
फिर कहता है कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया इन एडल्ट्स, हेमोफिलियस निमोनिया इन इन्फेंट चिल्ड्रन एंड दोज विद क्रॉनिक लंग डिजीज। एच इन्फ्लुएंजा जो है मेनली जो है वो बच्चों में और उन पेशेंट्स में होता है जो कि जिनमें लंग डिजीज ऑलरेडी क्रॉनिक लंग डिजीज हो। एक और मैं बता दूं कि वो पेशेंट जिनमें एस्थमा हो या कोई और लंग्स की डिजीज हो तो वो पेशेंट जो है वो बहुत जल्दी निमोनिया की शिकायत डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उनका जो लंग्स का डिफेंस मैकेनिज्म है वो अंडर प्रेशर होता है, सप्रेस होता है एस्थमा की वजह से या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज की वजह से। तो उन पेशेंट्स में एच इन्फ्लुएंजा मोस्ट पॉजिटिव एजेंट होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ निमोनिया। पेशेंट विद ऑल्टर्ड इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस, ओल्ड पेशेंट्स, क्रॉनिक डिजीज के साथ जो पेशेंट्स उनमें यूजुअली लेजिनिला निमोनिया हो सकता है। माइकोप्लाज्मा इज मोस्ट कॉमन इन द यंग एडल्ट्स, ठीक है। इसके अलावा बैक्टीरिया के अलावा वायरस भी इन्वॉल्व होता है इन कॉजिंग निमोनिया। अभी ये जो कोरोना वायरस आप पढ़ रहे हैं, कोरोना वायरस भी जो है वो भी जो है वो निमोनिया के सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। तो वायरल उसमें जो है वो इन्फ्लुएंजा वायरस है, एडिनो वायरस है, पैराइन्फ्लुएंजा वायरस है। फिर कम्युनिटी गाइड स्टेफिलोकोकस ओरियस जिसको कहते हैं थाइमेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ओरियस निमोनिया। ये एक और टाइप है निमोनिया की जो कि बहुत ही रेजिस्टेंस किस्म का निमोनिया है। फिर हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया में या हॉस्पिटल का निमोनिया में दो एसोसिएटेड विद पेशेंट्स रेसिडिंग इन द नर्सिंग होम्स एंड लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज। नर्सिंग होम जैसे भारतीय मुल्कों में ओल्ड होम्स होते हैं जाके जहाँ पे बूढ़े पेशेंट्स या बूढ़े लोग जो हैं वो रहते हैं, तो उनमें भी सर्टेन किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि निमोनिया कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स में पेशेंट विद पुअर डेंटल हाइजीन, वो पेशेंट जो अपने ओरल हाइजीन का सही से ख्याल नहीं रखते उनमें भी निमोनिया होने के चांसेस होते हैं। फिर HIV इन्फेक्टेड पेशेंट्स होते हैं उनमें कौन सा निमोनिया। फिर बायोटेररिज्म जिसमें एंथ्रेक्स के बारे में आपने पढ़ा होगा जिसको बैसिलस एंथ्रासिस कहते हैं। ये एक बैक्टीरिया है जो कि बायोटेररिज्म के लिए यूज हो। बायोटेररिज्म का मतलब ये है कि इंटेंशनली इसको स्प्रेड करने की कोशिश की गई ताकि लोग को किल किया जा सके। तो बायोटेररिज्म में एंथ्रेक्स कॉज करने वाला निमोनिया जो है वो ये बैक्टीरिया जिसका नाम है बैसिलस एंथ्रासिस, ठीक है। अब इसके बाद हम ट्रीटमेंट में आएंगे नेक्स्ट स्लाइड लेक्चर में। ये इसकी गाइडलाइंस है फॉर द एम्पिरिक ट्रीटमेंट गाइडलाइंस सच एज दोस रिसेंटली पब्लिश्ड बाय द इन्फेक्शियस डिजीज सोसाइटी ऑफ अमेरिका और अमेरिकन थोरेसिक सोसाइटी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग जो है वो इसकी ट्रीटमेंट गाइडलाइंस और ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एक दफा मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप एंटीबायोटिक्स का जो फार्माकोलॉजी है उसको रिपीट कर लें और माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया की माइक्रोबायोलॉजी का जो चैप्टर है उसको एक दफा रिपीट कर लें ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो सके इन्फेक्शियस डिजीज की, क्योंकि आपके काफी सारे जो डिजीज हैं दे आर रिलेटेड टू द इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। तो उसके लिए ये आपको बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों का नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग फ्राइडे को होगा। कल हम लोग प्रेजेंटेशंस लेंगे बच्चों की जो कि केस प्रेजेंटेशंस हैं और दिस इज योर लास्ट इंशाल्लाह। इसके बाद जो है आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग अब साथ साथ ये है कि डिजीज जो हमने पढ़ाई हैं उनको जो है रिवाइज करना शुरू कर दें और स्टडी करना शुरू कर दें ताकि आप लोग को इजीली आपकी डिजीज प्रिपेयर हो जाए, ठीक है बच्चों। तो दिस वाज द लेक्चर, मैं ये स्लाइड आपके साथ शेयर कर लूंगा और इंशाल्लाह फिर आपसे कल मुलाकात होती है।